Okay friends, so now I have provided PDF that probably you have get it. सो कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर इसमें नोटबुक में लिखना क्या है, और भी चैप्टर जब ख़त्म हुआ था हमारा, जब लास्ट 2 टॉपिक्स हमारे बचे थे, तब कुछ बच्चों ने हमें पूछा था कि इसमें लिखना क्या है। सो क्लियरली जब पढ़ाते थे हम, तब हमने आपको बताया था कि ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये नोटबुक में लिखने हैं, ये नहीं लिखना है। इस तरह से हमने पूरा क्लासिफिकेशन किया था। फिर भी अगर आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या लिखना है, तो ये जो प्रीमेड जो PDF है, इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको एक्चुअली नोटबुक में लिखने हैं, और जो नहीं लिखना था इस PDF में उसको मैंने यहाँ पर मास्क कर दिया है, सो दैट वॉन्ट बोदर यू। तो पूरे जो जनरल पॉइंट्स है एक्चुअली वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास PDF है उसमें मैं बता देता हूँ कि ये पहली यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट वाली बात है, जहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं, उसमें 7 बेस क्वांटिटी बेस यूनिट्स कौन से हैं वो यहाँ पर बता दिया गया आपको। देन जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो भी यहाँ पर हमें बताया, वो भी आपको लिखने हैं। रेडियंस टी रेडियन किसे कहते हैं, ओके। पैरेलैक्स जो मेथड है उसमें मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, उसमें अल्फा द एंगल इज इक्वल टू जो आर्क बाय रेडियस हम लेते थे उससे स्मॉल डी बाई डी जो बनता है वो एक्चुअली हम यहाँ पर लिखेंगे। स्मॉल डी कैपिटल डी क्या है वो यहाँ पर लिखा है, इसलिए वो भी आसान रहेगा आपके लिए। तो यहाँ तक तो आपको लिखना है। स्पेशल लेंथ यूनिट जो यहाँ पर हमारे हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो यूनिट्स है वो हम कहीं ना कहीं यूज़ करने वाले, लाइक फर्मी जो हमारा एटॉमिक डिस्टेंस होता है, लाइक न्यूक्लियस एटम की जो रेडियस वगैरह जो होता है वो फर्मी और फेम्टोमीटर में हम मेज़र करते हैं, वो एंगस्ट्रॉम तो हर बार आएगा। देन ये है हमारे MCQ के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं, लाइट ईयर किसे कहते हैं, वो हमने जो PDF प्रोवाइड की थी उसमें दिया गया है एक्चुअली। यहाँ पर हमारी जो PDF थी उसमें वो बताया गया हमें कि भाई डिस्टेंस वगैरह जो है वो हम कैसे लें। तो यहाँ पर वो पोर्शन था और मैंने आपको बताया था कि ये आपको लिखना है, ओके। और कैसे 1 लाइट ईयर होता है उसका कैलकुलेशन भी बताया था, बट फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट ये डिस्टेंस जो कितना होता है वो आपको लिख देना है। जब इसका यूज़ आएगा तो हम फिर से आपको याद कराएंगे। मेज़रमेंट ऑफ मास, तो यहाँ पर जो है वो एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, शायद आपने यहाँ पर अभी केमिस्ट्री का लेक्चर आपका चालू होगा तो 1U और 1 AMU कहते हैं, जैसे वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, वो कितना होता है उसकी वैल्यू, ये बस उतनी हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी के जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट एटॉमिक पार्टिकल्स आर मेजर्ड यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी आपको याद रखना है, इसलिए वो मैंने यहाँ पर रखा है। बाकी की यहाँ पर जो चीज़ थी मैंने मास्क कर दी है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। मेज़रमेंट ऑफ टाइम, तो मेज़रमेंट ऑफ टाइम उसमें सीजियम एटॉमिक क्लॉक, ये जो है वो स्टैंडर्ड टाइम मेज़र करती है, और हमारी जो 1 सेकंड की डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमारी सीजियम एटॉमिक क्लॉक होती है। मैं आपको बताता हूँ। सीजियम एटॉमिक क्लॉक, ये जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है वो स्टैंडर्ड टाइम 1 सेकंड का मेज़र करती है। तो पूरे वर्ल्ड में 1 सेकंड किसे कहेंगे वो इस क्लॉक के ज़रिए हमें मालूम पड़ेगा। ये जो है वो सिर्फ समझने के लिए है, सो आपको ये नोटबुक में नहीं लिखना है, ओके, क्लियरली ये नहीं लिखना है। ये सिर्फ सीजियम एटॉमिक क्लॉक दैट इज़ यूज टू मेज़र एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम, वो हमारे MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स, वो यहाँ पर आता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में। तो एक्यूरेसी किसे कहते हैं, प्रिसीजन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशंस, ओके। टाइप्स ऑफ एरर, ये जो है वो आपको समझने के लिए है, ओके। इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, यस। बट इसको याद रखना है कि 3 टाइप्स जो होते हैं हमारे एरर के, 2 टाइप्स जो होते हैं उसके अंदर 3 टाइप अलग से होते हैं, वो
अभी लिस्ट काउंट ये जो पार्ट है वो यहाँ पर मैंने लिखा है, क्योंकि ये जो पार्ट है उसको हम जब लेबोरेटरी में माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स वो देखेंगे, बाद में इसको समझेंगे। सो फॉर नाउ इसको आप स्किप कर सकते हैं, ओके, क्योंकि अभी हमने इसकी डिस्कशन की नहीं थी चैप्टर में, क्योंकि ये जो है वो हमारे जेडबल नीट के लिए एक सिंगल एमसीक्यू आएगा कि भाई एरर कैसे फाइंड करते हैं वर्नियर कैलिपर्स में और वगैरह, तो उसके लिए ये समझना है। अदरवाइज़ ये हमारा थियरी का पोर्शन नहीं है, आपको ये लिखना नहीं। एरर्स का कैलकुलेशन जो हो इसमें एब्सोल्यूट एरर, ओके, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको नोटबुक में लिखना है। कम्बिनेशन एरर, कम्बिनेशंस ऑफ एरर की बात हमने पूरी की थी, ये भी आपको लिखना है कि भाई जब हम एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें तो क्या करेंगे, वो बात थी हमारी। तो देखो अभी यहाँ पर सम और डिफरेंस जब आए, मतलब टू क्वांटिटीज ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, तो जो हमारा रिजल्ट होता है, चलो ये बात आप छोड़ दो, तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम जो एरर है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगी, ओके। सो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स ये हमारा रिजल्ट है। देन अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करना है, या डिवीजन हो तो क्या करना है, तो आपको पता है डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय, मतलब कि फ्रैक्शनल जो एरर है, रिलेटिव जो एरर है, उसका एडिशन आएगा, ओके। देन पावर हो तो क्या करना है, तो ये बात भी हमने यहाँ पर बताई थी आपको, तो ये नोटबुक में लिखनी है। चलो यहाँ पर कम्बिनेशंस ऑफ एरर में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई क्या करना है, ये सब जो कैलकुलेशन है आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैक्सिमम एरर जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी रहेगी। सो ये हमारा रूल बन गया। सिमिलरली प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो तो क्या करना है वो मैंने आपको बताया था, ये आपको लिखना है, ओके। देन अगर पावर हो तो क्या करना है, तो पावर जो है वो अगर मल्टीप्लिकेशन में आएगा फ्रैक्शनल एरर के, तो ये फाइनल इक्वेशन है। इस तरह से फाइनल इक्वेशन है कि अलग अलग क्वांटिटीज़ हमें दी जाए तो उसमें क्या करना है। सो दैट इज़ गिवन। देन जो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें तो पूरी हमारे जो रूल्स थे वो पूरे लिखने हैं, उसके एग्जाम्पल्स थे वो लिखने हैं। जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आए तो कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को लिखना है वो। देन राउंडिंग ऑफ, तो ये पूरा आपको लिखना है, ओके, एक पूरा आपको लिखना है नोटबुक में। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अनसर्टेनिटी जो है, रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन द अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ये जो है ये आपको नहीं लिखना है, ओके। इसको आप पूरा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे काम का नहीं है। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका राउंडिंग ऑफ जो होता है वो हमारे एमसीक्यू में आएगा। देन इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन डायमेंशनल फार्मूलाज, इसकी बात हमने की थी, ओके, ये आपको लिखना है। तो डिमेंशनल फार्मूलाज एक्स्ट्रा जो थे वो हमारी पीडीएफ में एक्चुअली लास्ट में दी गए हैं, फिर भी मैंने आपको जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड की है उसमें भी दिए हैं, ओके। ये जो हमारी लास्ट में पीडीएफ थी यहाँ पर डिमेंशनल फार्मूला, इसको आपको लिखना नहीं, ये जो टेबल है ये लिखना नहीं है, ओके। और चैप्टर 2 में ये जो आएगा वो लिखना नहीं है, वो जो डिमेंशनल फार्मूला का पीछे आएगा ना, वो सिर्फ आपको वो रखना है, क्योंकि कोई एमसीक्यू अगर जेडबल का सॉल्व करे तो आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा कि भाई एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला क्या है, इसलिए आपको वो अपने पास रखना है, ओके। लिखना नहीं है वो डिमेंशनल फार्मूला। देन यहाँ पर होमोजेनिटी जो होती है उसका तो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो यहाँ तक हमारी पीडीएफ ख़त्म होती है। देन यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो ये तो बाद में रहेंगी। अब यहाँ पर जो प्रदीप की बुक है और जो जीनियस का पार्ट है वो मैंने यहाँ पर रखा है। तो प्रदीप क्षेत्रपाल की यहाँ पर बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे भी एग्जैक्टली हमारे इस चैप्टर में हम क्या क्या एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये हमारी क्वांटिटीज़ है, उसके यूनिट और पूरा आपका जो 11-12 है उसके लिए काम में आएगा, पर इसमें से कोई भी याद नहीं रखना है।
जैसे कि हम देखेंगे प्रेशर किसे कहते हैं, तो प्रेशर का हम फॉर्मूला जब जानते होंगे कि भाई प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये आपको जब पता ही होगा तो इजीली आप इसका यूनिट बना सकेंगे। ओके, सो ये सब पूरी जो डेंसिटीज सॉरी ये जो क्वांटिटीज़ है वो आपको जब पढ़ेंगे तो पूरा पता चल जाएगा, तो ये अभी याद रखने की चीज़ नहीं। पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है जो मैंने रखी है, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। कुछ क्वांटिटीज है जिसका यूनिट सेम बनता है और डायमेंशन भी सेम बनता है, तो वो क्वांटिटीज है ये आपको खूब काम में आएगी मतलब। तो ये हम डिस्कशन करेंगे जब जेनरल नीट का सॉल्व करेंगे तब। तो यहाँ पर मैंने प्रॉबेबली आपको बता दिया है कि ये हमारी जो पीडीएफ है उसमें क्या स्किप करना है, मैंने जो नहीं लिखना है तो मार्क्स कर दिया है, अदरवाइज आपको क्या लिखना है वो। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसका जो कैलकुलेशंस जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कितना लिखते हैं वो तो अब नोटबुक आप बताएंगे तब पता चलेगा, पर इसमें पूरी जानकारी के बाद, पूरा समझ लेने के बाद आप एमसीक्यू और जो कैलकुलेशंस है वो कितना कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्विंग की प्रोसेस। तो वहाँ पर हम देखेंगे भी आपका कितना वो आपको कितना उसमें पता चला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो एग्जाम्पल्स थे, हमने मीनवाइल जब वीडियो लेक्चर्स देखे थे तब उसको सॉल्व किया था। आई होप कि आपने वो देखा होगा। अगर समझो कि कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, ओके, और ये एग्जाम्पल का आपने सॉल्यूशन अभी लिखना है तो यहाँ पर तो दिया गया है, पर मैंने जो समझा है वो आपको बात देखनी है। तो ये बात कम्बिनेशन ऑफ एरर्स में है, तो वो वाला वीडियो आप देख लेंगे तो ये बात आपको मिल जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो ये भी कम्बिनेशन ऑफ एरर्स में है, तो उसका जो वीडियो है उसमें आपको ये बात मिल जाएगी, ये भी उसका पार्ट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसका देखते हैं, कोई एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है तो ठीक है। ओके, ये बात भी वो जो हमारी राउंड ऑफ जो था उसमें हमने बताई थी। तो ये जो एग्जाम्पल्स है वो मीनवाइल जब हम सॉल्व करते थे तब हमने एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन आपको बताए। सो आई होप कि उसमें आपको पता चला होगा। चलो यहाँ से हमने ये जो एग्जाम्पल्स है शायद देखा नहीं था, तो ये जो एग्जाम्पल्स है वो हम देख लेते हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी हमने जो बात की थी द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस, ये जो बात अभी मैंने यहाँ पर पीडीएफ में आपको बताई थी, तो ये क्या है वो मैं आपको बता दूँ। तो जो होमोजेनिटी है वो क्या है, तो सिंपली मैं अगर आपको ये बात समझाऊँ तो आपका जो भी इक्वेशन होगा वो इक्वेशन में समझो कि आपका कोई इक्वेशन है ये वाला, तो उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, उस इक्वेशन ट्रू है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो उसके लिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं, हमारा कोई भी इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो हर पार्ट होता है हमारा, यहाँ पर जो हमारा हर पार्ट होता है, जैसे कि हमारा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हर जो एक टर्म होता है उसका यूनिट सेम होता है, और जब आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हो तो वो सेम होना चाहिए। तो वो जो होता है वो होमोजेनिटी से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई इक्वेशन से एग्जांपल लेके कि भाई चलो कि यहाँ पर x है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से हमारा इक्वेशन है। तो x यानी कि डिस्टेंस है, तो उसका जो डिमेंशनल फॉर्मूला है वो l बन जाएगा। x नॉट वो इनिशियल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ही है, इसलिए अगेन उसका जो डिमेंशनल फॉर्मूला है वो l बन जाएगा। वी नॉट टी मतलब कि वेलोसिटी इनटू टाइम जो होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपको पता है कि वेलोसिटी जो होता है उसका इक्वेशन है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, सो वी टी वेलोसिटी इनटू टाइम यानी कि वो हो जाएगा डिस्टेंस x। ओके, तो उसका अगर आप डिमेंशनल फॉर्मूला रखोगे तो वो x डिस्टेंस जितना ही हो जाएगा, यानी कि अगर लिखने जाओगे तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और टाइम का टी माइनस वन टी वो निकल जाएगा तो एल हो जाएगा अगेन। ऐसे हाफ ए टी स्क्वायर जो है उसमें ए एक्सेलरेशन है उसका रखोगे तो वो भी एल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन होता है उसमें होमोजिनिटी मतलब कि हर एक टर्म का इक्वेशन जो होता है, फॉर्मूला जो होता है डिमेंशनल फॉर्मूला वो सेम होगा। अगर सेम है
तो वो जो हमारा जो मतलब इक्वेशन है वो सही है, वो हमें बताता है। उसको समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 2.15। चलो तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 2.15। लेट अस कंसीडर an equation half mv square is equal to mgh, where m is the mass of the body, v its the velocity, g is acceleration due to gravity, and h is the height. चेक वेदर द इक्वेशन इज डिमेंशनली करेक्ट। चलो हमें देखना है कि भाई ये इक्वेशन डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो जो कंसिस्टेंसी है, मतलब कि जो होमोजिनिटी है, उससे हम चेक करते हैं। बाय द वे, जब आप पूरा 11 स्टैंडर्ड पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इक्वेशन सही है कि नहीं। अभी हमने पढ़ना शुरू किया नहीं, इसलिए आपको ये पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि भाई यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं। अदरवाइज ये जब पूरा पढ़ लोगे आप, मान लो कि 6 चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप देख लेंगे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन एक्चुअली है हाफ एम वी स्क्वायर, वो काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू एम जी एच, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को समझो कि यहाँ पर ग्राउंड पर कोई स्टोन हमने रखा है, उसको अगर हम फेंकते हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है के, वो एनर्जी होती है हाफ एम स्क्वायर। अब ये जो स्टोन है वो ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। पता है ना आपको, स्टोन जब ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, और उसका जो अप मोस्ट पॉइंट है वहाँ जाकर वो स्टेडी हो जाएगा फॉर अ मोमेंट वो स्टेडी हो जाएगा। तब पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, स्टोर हो जाती है, पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो एनर्जी है एम बाद में जब स्टोन नीचे आता है, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी देन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात जो है वो हमारा 6 चैप्टर में आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें ये जो दिया गया है कैलकुलेशंस, एक कैलकुलेशंस करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ओके, फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड। चलो यहाँ पर जो डिमेंशंस है वो हम लिखते हैं। तो हाफ वो तो नंबर है, उसका कोई डिमेंशन नहीं होता। एम मास है, उसका जो डिमेंशनल फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं एम। ओके, वी वेलोसिटी का जो डिमेंशनल फॉर्मूला है, पता है आपको, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ओके, इसलिए उसका डिमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एम जीरो, जो हर बार हम लिखते नहीं पर यहाँ पर मैं बताता हूँ, एम जीरो L1, क्योंकि यहाँ पर लेंथ है ना इसलिए L1, और डिनोमिनेटर में है सेकंड, तो उसका T-1। ओके, और ये जो है उसका क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टोटल है वो बन जाएगा हमारा m L की 1 डिमेंशन इंटू 2, यानी कि 2 T की -1 डिमेंशन इंटू 2, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आप करोगे -1 इंटू 2 तो वो हो जाएगा -2। ओके, तो ये हो गया m1 L2 T-2, ये डिमेंशनल फॉर्मूला हो गया कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो उसकी बात करते हैं हम। चलो तो ऑन राइट हैंड साइड, तो वहाँ पर m जो मास है उसका डिमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m लिखो या m1 लिखो वो सेम ही है, पता है आपको। चलो g वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो, और उसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का। ओके, जी का है, तो उसका डिमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें किलोग्राम है नहीं है, इसमें लेंथ है, यस लेंथ है, तो वो हो जाएगा L1। टाइम है डिवीज़न में, तो वो हो जाएगा T-2। ओके, और h वो हाइट है, हाइट कैसे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, तो वो लेंथ का हो गया डिमेंशनल, तो उसका डिमेंशन लेंथ का हो गया, तो L1। सो पूरा जो है वो हमारा बन जाएगा M1 L1 टोटल हमारा हो जाएगा L2,
और टी माइनस टू। तो ये जो डिमेंशनल फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड हो गया। अब ये लेफ्ट और राइट में दोनों सेम हो गए, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो करेक्ट है। हैंस द इक्वेशन इज डिमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन हमें दिया जाए तो हम देख सकते हैं कि भाई वो डिमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। सो फॉर दैट यहाँ पर कुछ हमें इक्वेशंस दिए गए हैं। एग्जाम्पल 2.60 में द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको रीड करते हैं, सेकंड माइनस टू और पर सेकंड स्क्वायर। दैट ऑफ स्पीड v is meter per second and acceleration a is meter per second square. Which of the formula of the kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensionally arguments? तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूला हमें दिए गए हैं, तो वो करेक्ट है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड हमारा जो डिमेंशन है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसका अभी हमने चेक किया। काइनेटिक एनर्जी का कोई भी हो, मैंने आपको बताया था, पता है आपको, मैंने बोला था आपको एनर्जी वर्क उसका आपको याद रखना है 100%। एक फोर्स का याद रखना है, मैं फिर से बता देता हूँ पूरा। जब हम सॉल्यूशन ले तो फोर्स का जो है वो है m1, ये है m1 L1 T माइनस टू। और वर्क हो या एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, वर्क एनर्जी का कोई भी, उसमें आपको याद रखना m1 L2 होगा। जस्ट यहाँ पर L1 है ना, यहाँ पर L2 T माइनस टू, इतना बन जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है, देन आप उसका वर्कआउट कर सकेंगे। इतना याद होगा तो मोस्टली हम जो हमारे ये MCQs है उसको हम डील कर सकेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी का क्या होना चाहिए, m1 L2 T माइनस टू। ओके, अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में दिया गया है वो डिमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। आपको ये ट्राई करना है। चलो यहाँ पर एक दो जो है वो वर्कआउट करके हम देख लेते हैं। चलो तो ओके, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है के, उसका तो पता है आपको क्या है, तो वो तो हमारा फिक्स है कि के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डिमेंशनल फॉर्मूला जो है वो है m1 L2 T माइनस टू। अब जो हमें फाइंड करना है वो हमारे इक्वेशन के राइट हैंड साइड में फाइंड करना है। तो पहला वाला है k इज इक्वल टू m स्क्वायर वी क्यूब। ये आप आसानी से पता चल जाएगा, गलत ही है। k इज इक्वल टू m स्क्वायर वी क्यूब, ये गलत ही है क्योंकि k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अभी हमने देखा था ना, एम वी स्क्वायर आएगा ना तभी वो बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये चेक करने के लिए हम देखते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो जो एम स्क्वायर वी क्यूब है उसके लिए हम बनाते हैं डिमेंशनल फॉर्मूला। एक दो चीज़ें आप देख लो, बाद में आपको बाकी की चीज़ें पता चल जाएगी। एम स्क्वायर तो उसका डिमेंशनल फॉर्मूला है वो m2 बन जाएगा उसका डिमेंशन। v जो है उसका डिमेंशनल फॉर्मूला आपको पता था, v उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, हैंस L1 T माइनस 1 ये होता है हमारा, और उसका जो पावर है 3 है। तो यहाँ पर डिमेंशन में क्या लिखेंगे हम, पावर 3 हो जाएगा। तो m2 L1 इंटू 3 यानी कि L3 T माइनस 1 इंटू 3 यानी कि T माइनस 3। ओके, तो ये जो हमारा डिमेंशनल फॉर्मूला बना दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू m1 L2 T माइनस 2, इसलिए ये जो फॉर्मूला है वो गलत है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वो सही है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था ना, हाफ एम वी स्क्वायर उसका क्या बन जाएगा m1 L2 T माइनस 2, वो तो अभी हमने प्रूव किया था। तो ये तो b वाला तो आपको पता चल जाएगा, बाय द वे यहाँ पर कैलकुलेशंस में आपको दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। देन k इज इक्वल टू एम ए, k इज इक्वल टू एम ए, ये गलत है, वो आपको पता चल जाएगा क्योंकि f इज इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एम ए नहीं होता है। इसलिए k इज इक्वल टू एम ए में आप जाएंगे तो एम ए जो है उसका जब आप बनाएंगे डिमेंशनल फॉर्मूला
एम ए, तो इज इक्वल टू मास का जो है वो हो जाएगा m1, एक्सीलरेशन है उसका हो जाएगा L1t-2। तो ये तो फोर्स का हो गया, m का जो है वो m1, एक्सीलरेशन का जो यूनिट पता है ना आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए L1t-2। तो इसका जो है वो तो फोर्स का जैसा है, वो हमारा जो एनर्जी का जैसा नहीं है यहाँ पर, तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। देन k इज इक्वल टू 3/16 mv², वो सही होगा। k इज इक्वल टू 3/16 mv², ये जो हो सही होगा क्योंकि mv² यहाँ पर आया। आगे 3/60 जो है उसका तो डिमेंशनली फॉर्मूला कोई बनेगा नहीं, mv² का बन जाएगा। वो अभी हमने आगे जो देखा था हाफ mv² वाला, उसके जैसा बन जाएगा, मतलब m1 L2t-2 बन जाएगा। तो ये डिमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशन जो है वो डिमेंशनली करेक्ट है, पर एक्चुअली वो सही भी नहीं, सही हो कि नहीं वो नहीं हम कह सकते, क्योंकि एक्चुअली k इज इक्वल टू क्या होता है, उसका जो एक्चुअली फॉर्मूला है वो होता है हाफ mv², और वो एक्चुअली सही फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर 3/16 जो है वो तो डिमेंशनली करेक्ट है, पर फॉर्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो शायद नहीं भी हो सकता। तो ये एक्चुअली हमारा रूल है, ये रूल जो है वो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट, इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, बट इफ इट इज पासिस, इट इज़ नॉट प्रूव राइट। मतलब अगर हम डिमेंशनली यहाँ पर करेक्ट बता दें इक्वेशन को 3/60 mv², तो वो राइट इक्वेशन है वो हम नहीं कह सकते, वो डिमेंशनली करेक्ट है बट राइट नहीं कह सकते। ओके, तो वो है हमारा रूल है। उस तरह से देखिए यहाँ पर k इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस ma, ये जो है वो गलत है। मैं बता दूँ यहाँ पर k इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस ma। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये जो हाफ mv² है उसका डिमेंशनल फॉर्मूला बनाओ तो वो बन जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी जितना, मतलब कि m1 L2t-2 बन जाएगा उसका, पता है ना, अभी हमने प्रूव किया है। ओके, बट ये वाला जो है, ये वाला मतलब कि ma वाला जो पार्ट है वो तो फोर्स का पार्ट है, पता है ना। इसका अगर आप बनाने जाओगे तो वो बन जाएगा m1 L1t-2, ये बन जाएगा किसका, ma का। तो यहाँ पर जो टर्म्स होते हैं, यहाँ पर हाफ mv², यहाँ पर ma, या पीछे कोई भी टर्म आए उसका सबका डिमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यहाँ पर हमारा m1 L2t-2 है तो यहाँ पर भी वही आना चाहिए जो यहाँ आता नहीं है, इसलिए वो डिमेंशनली इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमारा फॉर्मूला प्लस माइनस से जुड़ा होता है उसमें हर एक का डिमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, चलो कि हमारा कोई इक्वेशन है x इज इक्वल टू, चलो कि ओके ये वाला ले लो, ये तो हमने डिस्कशन किया, चलो v² माइनस v0², ये वाला इक्वेशन शायद आपने 9th में पढ़ा होगा, v0² इज इक्वल टू 2ax, ऐसा हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पर वेलोसिटी स्क्वायर्ड है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड है, इज इक्वल टू 2x। ये हर एक जो टर्म होता है यहाँ पर माइनस से जुड़ा होता है, इसकी जगह अगर प्लस से भी जुड़ा होता है तो हर एक टर्म का डिमेंशन सेम होना चाहिए। अगर आप v² का डिमेंशन लो तो वो हो जाएगा L2t-2, ये हो जाएगा। ओके, v0² वो इनिशियल वेलोसिटी है, फिर भी तो वेलोसिटी है तो उसका भी सेम हो जाएगा। यहाँ पर 2ax का अगर आप निकालने जाओ तो a का हो जाएगा L1t-2, और x यानी कि डिस्टेंस है उसका हो जाएगा L1, तो टोटल हमारा हो गया L2t-2। तो ये होमोजिनिटी है फ्रेंड्स, कि हमारे इक्वेशन में हर एक जो टर्म होता है उसका डिमेंशन हमेशा करेक्ट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो वो जो बात है वो यहाँ पर हमें बताई गई। तो ये जो है यहाँ पर मैंने प्रूव करके आपको बताया, आप ये नोटबुक में लिख सकते हो। देन आगे है एग्जाम्पल 2.70।
तो ये जो था वो तो हमने डिस्कशन किया था द यूज़ ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। तो डिमेंशनल एनालिसिस जो था उसमें हमने इक्वेशन डिराइव किया था टी का। ओके, तो वहाँ पर वीडियो में आपको मिल जाएगा कि ये जो इक्वेशन था हमारा, जो सिंपल पेंडुलम होता है, आप जरा एक दफ़ा ये एग्जाम्पल 2.7 रीड करना, बाद में मैं बताऊँगा आपको। चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका इक्वेशन जो था t इज इक्वल टू के 2 पाई अंडर रूट L/g, ये वाला हमने प्रूव किया था। के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर सकते हैं 2 पाई अंडर रूट L/g, ये इक्वेशन हमने बनाया था। ये वाला जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा वीडियोस में, द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। देन यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मोस्ट यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर डिस्कशन किए हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सो डोंट बोदर इफ वो हमने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया। ये जो एग्जाम्पल्स है ये सब आपको लिखने नहीं, ये सिंपल वाले जो एग्जाम्पल्स है ना वो सब आपके लिए मतलब कि यहाँ पर समझने के लिए। ओके, तो वो एक्चुअली हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे जो एग्जाम्पल्स है वो एक्चुअली यहाँ से हमारी जो एरर्स की जो बात है वहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ से जो शुरू करके हमारे एग्जाम्पल्स है वही नोटबुक में लिखने। ओके, सो मस्ट अंडरस्टैंड दिस वन। यहाँ से एरर के बाद में जो एग्जाम्पल्स आते हैं ना वही आपको यहाँ पर लिखने हैं, बराबर। तो इसमें एग्जाम्पल 2.6 की शायद हमने बात नहीं की थी, वो हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल 2.6 जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो एक दफ़ा इसको पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, अगर इसको वीडियो में हमने कवर नहीं किया तो अभी कर लेते हैं। 2 clocks are being tested against a standard clock located in National Laboratory at 12:00 मतलब 12 o'clock पर एग्जैक्टली नून पर। बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग ऑफ द 2 clocks आर, यहाँ पर 2 clocks है जिसको हमने यहाँ पर सिंक्रोनाइज करने का ट्राई किया है। ये जो क्लॉक है हमारी नेशनल लेबोरेटरी में वो एग्जैक्टली 12 o'clock नून में हमें बताती है। तब हमारी जो 2 क्लॉक थी वो हमने चेक की, पता चला आपको एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। ये लेबोरेटरी वाली जब क्लॉक 12 o'clock बताए तब हमारे पास जो 2 क्लॉक है उसको पूरे वीक में हमने देखा कि वो कितना टाइम बताती। तो ये पूरा टाइम यहाँ पर 2 क्लॉक का बताया गया है। इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन, देखिए यहाँ पर प्रिसीजन हमें चेक करना है एक एक्सपेरिमेंट में। प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, विच ऑफ 2 क्लॉक्स विल यू प्रीफर। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारी लेबोरेटरी में जो क्लॉक है उसका टाइम 12 o'clock जब बताए तो क्लॉक 1 का टाइम मंडे में है 12 o'clock और 5 सेकंड, ट्यूसडे में है 1 मिनट और 15 सेकंड, देन है 11 o'clock 59 मिनट 8 सेकंड। इस तरह से हमारा पूरा टाइम यहाँ पे। क्लॉक 2 जो है वो बताती है 10 o'clock 15 मिनट 6 सेकंड, देन ट्यूसडे में वो बताती है 10 o'clock 14 मिनट 59 सेकंड, देन वो बताती है 10 o'clock 50 मिनट 18 सेकंड। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें से ये दोनों क्लॉक में से हमें कोई एक चूज करनी है। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए हमारा जो लेबोरेटरी में क्लॉक 12 क्लॉक थी वो जब 12 बताए तब ये क्लॉक 1 वाली जो हमारी है ना वॉच वो 12 के नज़दीक के रीडिंग बताती। ओके, पर पूरे जो मंडे के दिन में होता है, ट्यूसडे के दिन में होता है, वेडनेसडे के दिन में उसमें वेरिएशन है, थर्सडे में वेरिएशन है। ये जो क्लॉक 2 है वो एग्जैक्टली 10 बताती है, बाद में जो मिनट्स है उसमें प्रॉबेबली वो 50-40 मिनट बताती है, देन जो डिफरेंट आता है वो सेकंड में आता है। तो ये जो दोनों क्लॉक है उसमें से कौन सी चूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं कि पहले वाली क्लॉक है वो 12 के नज़दीक बताती है रीडिंग्स, पर पीछे के जो डिजिट्स है मतलब मिनट्स में जो डिजिट आते हैं उसमें काफ़ी वेरिएशन रहता है। देखो ये वेरिएशन काफ़ी रहता है, और इसमें आप देखोगे तो ये तो पूरा 10 o'clock है, बाद में पीछे जो वेरिएशन है वो कम है। तो कौन सी क्लॉक चूज़ करोगे। तो यहाँ पर हमें प्रिसीजन चाहिए, और प्रिसीजन ये बताता है कि भाई आपका ऑफ जीरो रीडिंग कितना रहता है, मतलब कि अगर क्लॉक को यूज़ करना हो तो वो कम वेरिएशन कहाँ पर बताएगी, तो क्लॉक 2 बताएगी कम वेरिएशन।
अगर एक्यूरेसी की बात करो कि भाई इसमें कौन सी क्लॉक एक्यूरेट है, तो ये वाली एक्यूरेट है। और प्रिसाइज कौन सी है, ये वाली। एक्यूरेट का मतलब क्या है कि हमारी जो 12 की रीडिंग थी, इसके नज़दीक में कौन सी रीडिंग है, तो ये वाली जो क्लॉक 1 है उसकी रीडिंग उसके नज़दीक है, तो वो एक्यूरेट है। बट प्रिसाइज कौन सी है, तो सेकंड वाली, क्योंकि ये पीछे के डिजिट है ना, हमें प्रिसाइज मिलते हैं। देखो पीछे के डिजिट में वेरिएशन कम आता है, तो जब आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक सेकंड क्लॉक है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, समझने की बात है। और ये हमने वीडियो में कवर किया था समझाने के लिए, एग्जाम्पल नहीं पर क्लॉक के लिए हमने कवर किया था। 2.7 से तो बाकी की जो बातें थी हमने वीडियो में ली है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे वहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इतना रखते हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ है उसमें एक्सरसाइज हमने रखी है, तो आप अपनी तरह से ट्राई कर सकते हो। ओके, और अगर ट्राई करोगे आप अपनी तरह से तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो आप कौन सी बात समझ नहीं पाए हैं, कौन सी बात आपने समझ ली है, तो आपके लिए वो आसान रहेगा कि भाई आप सॉल्व कर सकते हो अपने आप। अदरवाइज़ मेरा यहाँ पर सॉल्यूशंस देखोगे मैं जब वीडियो में समझाऊंगा तो भी करेक्ट रहेगा। बट आई सजेस्ट यू कि यहाँ पर आज से यहाँ पर पूरा एकदम पहले एग्जाम्पल से शुरू। ये एग्जाम्पल कहाँ पर है, यहाँ पर से शुरू कर देना आप, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 से, और देखना कि आपको कहाँ पर दिक्कत होती है कहाँ पर नहीं होती। सो यहाँ तक रखते हैं।